मेरे सहयोगी शौर्य एक स्पेशल रिसर्च लेके जो कि है एनबीएफसी कंपनीज को लेकर। तो चलते हैं शौर्य के पास और जानते हैं कौन सी स्पेशल रिसर्च उनके पास है। जी बिल्कुल संदीप जी, एनबीएफसीज की बात करें तो एनबीएफसीज के लिए आरबीआई ने एक निर्देश जारी किया है जो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। सिंपली कहें तो उनके एक बिजनेस पे सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आया है। जैसे अगर आरबीआई ने कहा है कि जो एनबीएफसीज हैं, भले बड़े एनबीएफसीज हो, वो लाइन ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे, एक्सटेंड नहीं करेंगे। और लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? आपके पास एक लिमिट होती है कि आप इतना पैसा जो है लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से उठा सकते हो, और उस वजह से कंपनीज को फ़ायदा होता है। कभी लिक्विडिटी की दिक्कत आती है तो वहाँ से पैसा लेके अपनी लिक्विडिटी की दिक्कत को पूरा कर देते हैं। लेकिन आरबीआई ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो वर्किंग कैपिटल जैसी चीज़ों के लिए फैसिलिटी दी जाती है उसे तो काफ़ी हद तक जो है मना करने की बात करेगी। स्पेसिफिकली क्या है, जो वर्किंग कैपिटल टाइप के जो डेट दिया जाता है उसे नहीं देना है। उस साथ ये भी क्या है कि उसकी बेसिक वजह ये है कि जो बैंक होते हैं, बैंक लगातार अपने जिनको पैसा देते हैं उन पर कैश फ्लो देख के उन पर नज़र रख सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी इतने सक्षम नहीं है कि लगातार देख सके कैसे कैश फ्लोज निकल के आ रहे हैं। और इस वजह से एनबीएफसी क्योंकि इतने सक्षम नहीं है लगातार एसेस करने में, इसलिए आरबीआई उसके फेवर में नहीं है। यहाँ पे एक ये भी फैसिलिटी होती है कि आप जो अपना इंटरेस्ट पेमेंट पे करते रहें ड्यूरेशन के टाइम, और अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बाद में उठा दें। तो उसके बाद क्या होता है, कई वजह से फिक्स पेमेंट का शेड्यूल नहीं है प्रिंसिपल का, वो भी दिक्कत की होती है। कई बार कंपनियां क्या करती हैं कि वो बार बार नए रीइशू कराती रहती हैं और फिर उससे अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स करती रहती हैं, फाइनेंस करती रहती हैं। तो रीफाइनेंस का चक्कर में वो एक प्रॉपर क्लियर पिक्चर नहीं आ पाती है, तो वो दिक्कत की बताई जा रही है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि एनबीएफसी को लोन जो पे करते हैं, कर्जदार होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी कितनी है पे करने की, उसकी डिटेल लैग से मिलती है तो दिक्कत बन सकती है। अभी टोटल ऐसा ऑफिशियल फिगर्स तो नहीं है, पर कई कुछ जगह एस्टिमेट्स किया गया है कि एनबीएफसीज ने 50 से 60 हज़ार करोड़ इसके तहत दे रखा है। और इसके बाद हमने देखा था कि इतना बड़ा अमाउंट है, बिजनेस का सेगमेंट असर पड़ रहा है, तो शेयर्स में भी असर पड़ते हुए नजर आया था। जैसे अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस 4% गिरा था, बजाज फिनसर्व चोलामंडलम में 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी, और मुथूट फाइनेंस तो 6% के आसपास गिरता हुआ नजर आया था। वो भी ऐसे बाजार में जब हम देख रहे हैं चारों तरफ आज थोड़ी पॉजिटिवली नजर आ रही है, लेकिन इस खबर का सीधे सीधे कंपनियों के फंडामेंटल पर, बिजनेस पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वो ऐसे बाजार में भी आज अच्छी खासी गिरावट दिखाते हुए नजर आए हैं। ओके, बहुत धन्यवाद शौर्य ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। प्रदीप सर, जल्दी से अगर आप एनबीएफसीज पर राय दे सकें। ये बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो कि गिरते बाजार में रिकॉर्ड हाई टच कर रहा था, और अब जब बाजार ऊपर है तो इसमें आ रही है गिरावट। तो उसकी वजह शौर्य ने आपको एक्सप्लेन करी भी है कि जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो एक्सटेंड करने से एनबीएफसीज को आरबीआई ने कर दिया है मना। और खासतौर पर ऐसी कंपनियां जो कि बड़े लेवल की एनबीएफसीज हैं, जिसमें बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, चोलामंडलम है, मुथूट जैसे नाम जो हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। क्या करना चाहिए सर इस खबर के बाद इन स्टॉक्स को लेकर जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है? सर, बजाज फाइनेंस का चार्ट स्ट्रॉन्ग है, आज के दिन में 2-3 दिन के लिए खराब हो रहा है। मेरे को लगता है एक बार चार्ट में अगर हम देखेंगे कि लास्ट टाइम 7 टाइम्स एक रेसिस्टेंस था 7,900 के आसपास, उसके ऊपर ब्रेकआउट आया था, तो हाई भी लगा था ऑलमोस्ट 8,700 के आसपास। तो अभी नीचे आ रहा है, मेरे को लग रहा है कि जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। 7,950 का एक स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो बजाज फिनसर्व का जो चार्ट है वो फिलहाल मजबूत नजर आ रहा है, इसमें आपको होल्ड करके चलना चाहिए। बाजार इस बीच आपको बता दें, एक अपडेट दे देते हैं। 250 पॉइंट ऊपर निफ्टी अभी भी है, 750 पॉइंट के आसपास की गेंद सेंसेक्स में है, और 250 पॉइंट्स के आसपास की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक में 48,500 के आसपास फिलहाल कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है।